हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 3 तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 4 को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस का सलूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक के माध्यम से जाकर बुक को डाउनलोड कर लीजिए। अगर बुक है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे 4 नंबर सेट। यदि 4 से पहले का सेट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेट क्या कहता है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको 2 नंबर ही प्रश्न पहले मैथ का आ चुका है, ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है। परिवृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा ये बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले परिवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो परिवृत्त की त्रिज्या आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना होगा, परिवृत्त की त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होता है, परिमाप का गुणनफल, ठीक है। जो भी त्रिभुज का भुजाओं का गुणनफल, यानी कि भुजाओं का गुणनफल बट्टा में त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। 4 इंटू में त्रिभुज का क्षेत्रफल कर लीजिए, 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यही होता है। तो देखिए, भुजाओं का गुणनफल, जो भी भुजा है सबको गुना कीजिए। 2 इंटू 2√3 इंटू में 4 बट्टा में 4 इंटू में त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो ये सबसे बड़ी भुजा होगा ये कर्ण होगा, तो जो छोटी भुजा होगा ये एक बेस मान लीजिए, एक को हाइट मान लीजिए। 2 इंटू में 2√3, 2 से 2 यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2√3, यानी कि क्षेत्रफल से भाग करना है 2√3, 2√3 से 2√3 कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि त्रिज्या यहाँ से क्या निकल गया, 2 सेंटीमीटर, ओके। तो परिवृत्त का भी यहाँ से आप डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। पाई तो पाई ये रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डी नंबर, ठीक है। तो समझ गए होंगे प्रश्न। अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं त्रिज्या निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे त्रिज्या निकालने के क्या कर सकते हैं, कर्ण डिवाइड बाई 2, ठीक है। कर्ण डिवाइड बाई 2, परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कर सकते हैं कर्ण डिवाइड बाई 2। कर्ण कितना था, तो देखिए कर्ण कितना था, सबसे बड़ी भुजा 4, 4 का आधा 2, तो त्रिज्या आ जाएगा 2, ओके। चलिए आगे देखिए 10 नंबर। 39 माइनस 19 माइनस 44, ये ब्रैकेट बंद है, भागा -4 गुना 3 -4 ब्रैकेट में -4 है, तो क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो 39 माइनस 19 में से 19 में से 44 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, तो इसको माइनस अंदर में ही लिखना होगा। 14 में से 9 जाएगा तो 5, ये 3 में से 1 जाएगा 2, 25, ये भाग में है, ये टोटल ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, भागा। अब ये ब्रैकेट एक स्टार्ट कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब माइनस माइनस होता है +4, ब्रैकेट बंद। 39 माइनस माइनस प्लस 25 भागा 12 में से 4 जाएगा तो माइनस में कितना आएगा, 12 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में 8, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग कर सकते हैं तो 39 और 25 कितना आ जाएगा, 25। देखिए इस दोनों ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ओके, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट में ही रहेगा। तो 39 5 44 10 54 10 64, और ये भाग में है तो बट्टा में आ जाएगा 1/8, माइनस में कर लीजिए 8 ही 8 ही 64, यानी कि माइनस का 8 हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर, ओके। आगे 24 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% तथा y% के 2 क्रमवार बट्टे प्राप्त करता है।
₹275 बचा लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹900 है तो y का लाभ लगभग में कितना होगा ये बताना है। तो देखिए कोई वस्तु का जो अंकित मूल्य है ₹900 है, पहला का छूट कितना था 15 का था, यानी कि उसने बेचा कितना पे होगा 85 पे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। फिर उसका दूसरा छूट है y, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। आखिर बिका कितना में, तो वो कहता है क्या है कि जब 2 को बट्टा देता है तो उसको ₹275 बचा लेता है। बचा लेता का है मतलब क्या है कि उसने ₹275 बचा लिया, यानी कि 900 का सामान था और उसने ₹275 बचा लिया। तो 275 घटाएंगे तो उसने पेड कितना किया ये पता चल जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी कि उसने कितना रुपया दिया ₹625 दिया, बराबर 625। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ओके, अगर हम लोग इसको काटना चाहें तो 17 पचे 85, 20 पचे 100, फिर कटेगा 5 2 7 6 13, नहीं कटेगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना में 17 इंटू में y बराबर ये 20 इधर आएगा तो 0, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 6 दूना 12, यानी कि 12,500। ठीक है, अब इसको काटना है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट में आएगा। 17 से इसको काटते हैं तो 17 दूना 34, 17 देखिए 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, यहाँ पे 119 हो जाएगा और 119 हो गया तो यहाँ पे कितना बचा 6 जीरो, 17 तिये 51, फिर 9 जीरो, 17 पचे 85, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 85, 5 जीरो, फिर 17 तिये 51, यानी कि जब 17 से भाग किए हैं तो कितना आया है 735 गुना में 0.3। अभी 9 से इसको भाग लगाएंगे तो इसको काटेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 1 5, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर 4। ठीक है, पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा 4 3, 4 3, यानी कि 9 3 27, 9 चौका 36, यानी कि 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया 81.4%, यानी कि 81.4% में उसने बेचा। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100 में से घटाइएगा तो 19.6%, 6 4 10, यानी कि 18 10, देखिए ना घटा लीजिए ना, 100 में से 81.4 घटाना है 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये 9 में से 1 जाएगा 8, ये 9 में से 8 जाएगा 1, 1860 होगा। ठीक है, 1860, यानी कि देखिए 1860 के अप्रॉक्स में है क्या, ये 18 नंबर दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का बी, यानी कि हमको 1860 है, ये अप्रॉक्स में बोला था तो डायरेक्ट 18 हम लोग ले सकते हैं, लगभग 18%। ओके, तो इसको हम लोग लगभग में ले सकते हैं, लगभग में 18%। चलिए आगे देखिए 25, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 है, 2100 अंकित मूल्य है, इस पे 10% का एक बट्टा दिया गया, 10% का बट्टा दिया गया तो ये 90 पे बिकेगा बट्टा 100। फिर कहता है कि यदि असमय में दुकानदार 5 का एक और बट्टा भी दे रहा है, मतलब एक और बट्टा दे रहा है 5 का दे रहा है तो 95 पे बिकेगा बट्टा 100। तो इसका विक्रय मूल्य क्या, बस इसको काट लीजिए, जो आंसर आएगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 19 पचे 95, 19 पचे 95, 5 दूना 10। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसको फिर गुना कर लेते हैं, 2 से ये काटेंगे तो ये कटेगा 8 दूना 16, 9 दूना 18 और ये 9.5, बस गुना कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189 गुना में 9.5। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो, तो इसको अगर हम लोग काट लेते, फिर उसी प्रकार अगर हम इसको भी लिख लेते 19 बट्टा में 2, तो इसको गुना करने में आसानी होगी। 9 नमा 81, 81 के 1, 9 नमा 81, 81 का 1 और बट्टा में ऐसे 9 पचे 45, लास्ट में 5 आएगा। ठीक है, 5 किस में है तो इसमें तो आएगा तो खैर पॉइंट में, ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा, इसी दोनों में से कोई ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, तो हम लोग इधर कर लेते हैं गुना, 9 नमा 81, 9 अठे 72 और 8 80, 9 एकम 9 और 8 17, 9 8 1, 1 9 8 7 15, 1 1 2 और 1 3, 35 91। ठीक है, भागा में 2, 17 दूना 34, 1 9 8 दूना 16, सॉरी 9 दूना 18, फिर 1 1 5 दूना 10.50, यानी कि 1795.50 बी नंबर ऑप्शन। ओके,
चलिए आगे 26। 40 आदमी किसी कार्य को एक नियत समय में कर सकता है। कोई नियत समय था, हमको नहीं पता है, तो 40 आदमी मान लेते हैं कि x दिनों में कर सकता था, टोटल x दिन था, ठीक है। कहता है कि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाए जाए तो इसे पूरा करने में 6 दिन अतिरिक्त लगता है। काम पर अगर मतलब कि जब काम पर लगाया गया 30 आदमी को, तो ये 40 आदमी x दिन में कर सकता है। पहला का दिन जो है 30 आदमी काम किया, तो 30 आदमी काम करेगा तो डिवाइड बाई 30, तो इसको पूरा करने में 6 दिन अतिरिक्त समय लगा। पहले टोटल x दिन लगता था, अब 6 दिन अधिक लगा तो x + 6 दिन लगा। ओके, तो 60 आदमी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे कि हाँ x कितना दिन में काम करेगा। x माने थे दिन को, ठीक है। तो यहाँ 1 0 से 1 0 यानी कि 4x बराबर इधर हो जाएगा 3x + 6 3 18, 3x इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा 18, यानी कि x जो है मान के चलिए कि x 18 दिन आ गया, ठीक है। यानी कि अब 60 आदमी उसी काम को, तो किस काम को, तो पहले तो टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क क्या है 18 का जो वैल्यू आया है इधर पुट कर दीजिए। 40 इंटू में x, यानी कि 40 आदमी किसी काम को x दिन में करता था, x का मान 18 दिन में करता था, तो इसी काम को 60 आदमी, तो डिवाइड बाई 60, 1 0 से 1 0, 6 3 18, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 दिन। ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे देखिए 27। एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई दूरी एक ही और दूरी किलोमीटर में कितनी है ये बतानी। मतलब कि एक ही और मतलब कि एक ही दूरी को बताना है, ठीक है। जाने और आने की नहीं बताना है, सिर्फ एक बार जो गया उसी दूरी को बताना है। तो नाव की चाल हमको नहीं पता है, तो नाव की चाल को मान लेते हैं कि x है। धारा की चाल हमको दे रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब देखिए कहता क्या है कि एक बार गया धारा के अनुदिश, यानी कि धारा के अनुदिश मतलब क्या, धारा के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नाव की चाल x तो धारा की चाल 1, यानी कि x + 1। इसको जाने में लगा कितना घंटा, 8 घंटा, ठीक है। फिर कहता है कि धारा के विपरीत, तो टाइम एंड डिस्टेंस में जब विपरीत होता है तो चाल जुड़ता है, लेकिन यहाँ क्या है नाव एवं धारा, बोट एंड डिस्ट्री में, तो यहाँ चाल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ये जो क्या है धारा के साथ तो x + 1, और यही जो है विपरीत में आएगा तो क्या आ जाएगा x - 1। तो इसको आने में 10 घंटा ज़्यादा समय लगा। अब जब डिस्टेंस बराबर है तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नाव की चाल निकाल सकते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में। 4 को x से तो 4x + 4 बराबर इधर हो जाएगा 5x - 5, 5x इधर आएगा तो माइनस का x, और 4 इधर आएगा तो माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया तो x का वैल्यू कितना हो गया 9। अब हमको नाव द्वारा जो है दूरी तय की गई, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अब ये जो है इस दोनों का या तो इधर इसका वैल्यू पुट कर दीजिए या तो इधर पुट कर दीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू जो 9 आया, 9 × 1 सॉरी 9 + 1 x + 1 इंटू में लगाता था 8 घंटा, x का वैल्यू 9 और 1 10 इंटू में 8 यानी कि 80 किलोमीटर। अगर इधर पुट कीजिएगा तो 8 में 1, देखिए 8 में 9 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 इंटू में था 10, तो 10 बराबर 10 × 8 80 किलोमीटर। यानी कि बराबर के इधर पुट कीजिए या बराबर के उधर पुट कीजिए, आंसर आपका एक ही आएगा। ओके, चलिए आगे 28। यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी आएगी ये बतानी है। तो कोई एक आयत मान लेते हैं, ठीक है, कि ये आयत है, इसका कुछ लंबाई होगा और इसका कुछ चौड़ाई होगा। तो कहता है कि अब एक और आयत बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए कि एक लंबाई में 1/3 बढ़ाएगा, लंबाई इसका अगर कुछ ऐसा मानिए कि जिसका 1/3 बढ़ाने पे यहाँ पे परफेक्ट कट जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई अगर 6 रहा होगा, ठीक है, लंबाई यदि 6 रहा होगा तो इसका लंबाई में 1/3 की वृद्धि हो रहा है, यानी कि लंबाई टोटल 6 है, 6 में 1/3 की वृद्धि तो 1/3, 3 दूना 6 यानी कि 2 की वृद्धि। पहले लंबाई था 6, अब 2 की वृद्धि हो जाएगा तो लंबाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए, अगर चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए तो चौड़ाई को अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 3, मान लेते हैं कि ये 3 था, ठीक है, चौड़ाई को मान लेते हैं 3, क्योंकि अगर 3 करेंगे तो 1/3 निकालेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो चौड़ाई 3 था, 3 का 1/3 निकालेंगे 3 से 3 कटेगा यानी कि 1 की कमी हो रहा है।
तो 3 था और 1 की कमी हो रहा है, तो ये चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज नहीं सॉरी आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 6 3 18 हो जाएगा क्षेत्रफल। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 16। तो देखिए पहले था 18, अब हो गया 16, तो कहता है उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी आएगी। तो क्षेत्रफल में कितने की कमी आई, 2 की कमी आई। कितने की कमी आई, 2 की कमी आई। कितने पे, तो 18 पे गुना 100, 2 से ये 9 बार में, यानी कि 100/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11.1/9% की कमी, 11.1/9। ओके, देखिए कमी कितना है, पहले 18 था, अब क्षेत्रफल हो गया 16। कमी कितना का, 2 का। कितने पे, तो 18 पे, पहले था 18 पे इंटू 100, प्रतिशत में बताना था, तो डी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 29, दो संख्याओं का मौसा तथा लसा 12 तथा 24 48 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 हो तो उनका योग्य बताना है कि क्या होगा। तो देखिए कि पहले हम लोग संख्या को फाइंड करते हैं कि दो को संख्या, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y, इसका अंतर भी दे रखा है हमको 60। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मौसा से भाग करेंगे फैक्टर में, किस में, लसा को, यानी कि 24 48 को। तो कितना बार लगेगा, देखिए 12 से, 12 दूना 24, फिर 0 नहीं लगेगा, 12 चौक 48, फिर कितना से भाग लगा सकते हैं, यहाँ पे 4 से लगा सकते हैं, 2 से भी लगेगा, 4 से, 4 5 चौका 20, 1 4 एकम 4, फिर 7 से लगेगा, नहीं, 17 3 51, 3 से इसको लगा सकते हैं, 17 3 51। ओके, यानी कि ये जो 12 क्या है, ये मौसा है, तो मौसा क्या होता है, दोनों संख्याओं में मौजूद होता है, यानी कि 12 इसमें भी मौजूद होगा, x में भी, और 12 y में भी मौजूद होगा। ओके, तो अभी हमको संख्या बनाना है, तो इसके अंतर से ऐसा, मतलब कि देखिए ये तो 12 का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब इस दोनों को, इस तीनों को ऐसा गुना करना है, 3 गुना 4 गुना 17, इस प्रकार फैक्टर करना है कि जिसका अंतर कम हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 3 12 और 17, यानी कि 12 गुना 17, यानी कि इस दोनों का अंतर कितना का आएगा, 5 का। लेकिन 17 3 51 और 4 को अगर हम लोग अंतर करेंगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, या फिर 17 चौका 68 में 3 का अंतर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक संख्या हम लोग लिख सकते हैं 12 और दूसरी संख्या लिख सकते हैं 17। तो इसमें 12 से गुना करेंगे और इसमें 17 से गुना कर देंगे तो दो संख्या प्राप्त हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 और 12 17 दूना 34, 17 एकम 17 और 3 20। ठीक है, अगर इस दोनों का अंतर देखिए कि 60 है क्या नहीं है, अगर घटाइएगा तो 54 4 56 4 60, यानी कि अंतर 60 आ गया, यानी कि हमारा संख्या जो है परफेक्ट है। तो इसी दोनों का योग्य हमसे पूछा है, तो इसी दोनों को जोड़ दीजिए, 144 प्लस 204, 4 4 8, 4 3 2 1 3, 348 जो कि ए नंबर है। ओके, आगे 30, 1.3 पे रेकरिंग इंटू 1.3 पे रेकरिंग इंटू 1.3 पे रेकरिंग, अब -1 है, बट्टा में है 1.3 पे रेकरिंग इंटू यहाँ पे प्लस में, नीचे में जो है प्लस में है। ठीक है, रेकरिंग इंटू 1.3 पे रेकरिंग +1। ठीक है, तो देखिए रेकरिंग कैसे टूटता है, 1 पॉइंट के जगह पे लिखना है +3, और रेकरिंग है तो जितने पे पावर रेकरिंग, 3 पे पावर रेकरिंग है तो 1 और 9। ठीक है, तो 3/9, इसको काटिएगा 3 एकम 3, 3 3 9, जब इसको हम लोग करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/3। इस मतलब ये किसका वैल्यू हो जाएगा, 1.3 का रेकरिंग हो जाएगा। ओके, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1.3 की जगह पे 4/3, और कितना टाइम लिखना है, 3 टाइम, 4/3 माइनस का 1 डिवाइड बाई, यहाँ लिखेंगे 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3, क्योंकि नीचे में 2 प्लस में है, 1 गुना में है। ठीक है, यहाँ पे गुना है, अब प्लस का 1 है, 3 3 3, देखिए तो ऊपर में गुना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, अब माइनस हो जाएगा, 3 3 9 30 27, माइनस का 27, अब बट्टा में 27। अब नीचे पहले गुना होगा। ठीक है, तो 4 चौका 16, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो 16 और 9 एलसीएम रहेगा, 3 तिहाई 9 तो 4 तिहाई 12, 9 से 9 कट जाएगा तो ऊपर में 16 और यहाँ पे 9, 64 में से 27 घटेगा तो 14 में से 7 जाएगा तो 7,
यहाँ हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3 बट्टा 27 इंटू में ये पलट जाएगा 9 ऊपर जाएगा 16 12 28 और 2 30 और 7 37 37 से 37 कटेगा 9 1 और 9 3 27 यानी कि 1/3। देखिए ऑप्शन में ए नंबर। ठीक है, आगे 31 दो संख्याओं का योग 528 तथा उसका मौसा 33 है। ऐसी संख्याएं के युग में संख्या होंगी। तो दो गो संख्या है, मान लेते हैं कि x + y दो गो संख्या है जिसका योग्य है 528। ठीक है, लेकिन मौसा जो होता है दोनों संख्याओं में मौजूद होता है, तो दोनों को 33 से अगर गुना कर दे तो दोनों में मौसा होगा मौजूद 33x × 33y। ठीक है, तो यहाँ पे अगर काट लेते हैं तो 11 × 33 11 × 44 11 × 88 3 से ये कटेगा 16 × 3 48 यानी कि x + y बराबर कितना आ गया 16। अब हमको 16 का ऐसा फैक्टर करना है, योग्य करना है जिसका HCF 1 हो, HCF क्या हो 1 हो। ठीक है, ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका HCF क्या हो 1 हो। तो चलिए फैक्टर करते हैं। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 15 15 और 1 16 HCF इस दोनों का 1 हो जाएगा। 2 और 14 लेंगे तो 2 और 14 का HCF 2 होता है। ठीक है, इसलिए 2 और 14 नहीं लेंगे। 3 और 13 ले सकते हैं, 3 और 13 का HCF 1 आएगा। ठीक है, फिर 4 और 12 नहीं लिख सकते हैं, 5 और 10 5 और 11 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 और 11 को जोड़ने पे 16 होगा और इसका HCF भी 1 आएगा। 5 के बाद 6 और 10 नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसका HCF हो जाएगा 2। फिर 6 नहीं होगा, 7 और 9 7 और 9 का भी HCF क्या आएगा 1 आएगा। तो इसके अलावा आप कोई संख्या नहीं बनेगा क्योंकि इसके आगे जब जाइएगा तो यही संख्या उलट के आएगा। तो कै गो बना 1 2 3 4 ओवरऑल 4 गो। ठीक है, तो कितने युग्म संभव है 4 युग्म। ठीक है, आगे देखिए 33 क्या कहता है। यदि 3x² - ax + 9 = ax² + 2x + 5 का एक केवल हल है तो a का धनात्मक पूर्णांकीय हल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले क्या है कि इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा तो 3x² ax² इधर आएगा तो माइनस में ax², यहाँ पे माइनस में ax है तो ax, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये 9 है और ये 5 इधर आएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से अगर इस दोनों का अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो x² कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस में a है तो a, यहाँ से अगर x को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा a + 2 और प्लस 4 है तो 4। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, कि d बराबर यदि 0 हो जाए, ठीक है, d = 0 हो तो सूत्र लगता है कि b² - 4ac = भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी सूत्र का यूज करेंगे और यहाँ पे b जो होता है वो जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b का वैल्यू होता है, a जो होता है जो x² का कोएफिशिएंट होता है और c जो होता है जो ये जिसके साथ कोई भी x y z ना लगा हो उसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए b² का वैल्यू क्या होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस में लिखेंगे -a + 2 का होल स्क्वायर, ये टोटली पे होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या होगा -4 × में a कितना है, तो देखिए a कितना है तो x² का कोएफिशिएंट क्या है 3 - a और इनटू में c कितना है 4 तो 4 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब इसको अगर हम लोग प्रोसेस से चलेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ओके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन पुट कर लेंगे। ए नंबर ऑप्शन है 4 पुट करके देखिए एक जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 2 6 अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 36। ओके, माइनस यहाँ पे अगर 6 पुट करेंगे तो 4 पुट करेंगे तो 3 में से 4 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आएगा 4 चौका कितना आएगा 16, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन है 5, तो 5 लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में आएगा और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इधर कुछ भी रहेगा तो इधर प्लस ही आएगा, प्लस प्लस जोड़ना ही पड़ेगा। सी नंबर है 3 में से 3 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये टोटली टर्म 0 कर देगा। ये डी नंबर ऑप्शन हम लोग डायरेक्ट अब चेक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं डी नंबर ऑप्शन 2 लेकर पुट करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4 अब माइनस 4 3 में 2 घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा 3 एकम 3
यानी कि 4 चौका 16 माइनस में 16, 16 प्लस में 16 माइनस में इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है इसको सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसके बाद एक्स एक आपको दो का वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव ठीक है और एक निगेटिव, निगेटिव वाले को छोड़कर पॉजिटिव वाले को लेना है, वही आपका आंसर होगा। ओके चलिए आगे देखिए 34, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात बताना है। किसका अनुपात बताना है? गतियों का अनुपात। ठीक है, तो एक घड़ी की देखिए, अब इसको समझने के लिए सीधी सी बात है, आपको अगर फिगर पता है तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और नहीं तो हम लोग समझते हैं। ठीक है, घंटा का सुई और मिनट का सुई, गति का अनुपात बताना। तो देखिए इस प्रकार का घड़ी होता है। ठीक है, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9। ठीक है, इसके बीच में छोटा छोटा खंड होता है 5 ठो, 12 1 2 3 और ये 12 के बाद यहाँ 1 और ये 2। ठीक है, और ये 3 4, ये 5 ये 6, ये 7, ये 8 ये 9, ये 10 11 और ये 12। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि मिनट की सुई अगर यहाँ से चला, मिनट की सुई अगर यहाँ से चला तो ये एक राउंड हमारा, यानी कि टोटल कितना मिनट चला? 12 मिनट चला। यहाँ से जब मिनट की सुई चला तो ये टोटल कितना भागा, यानी कि ये टोटल कितना भागा, ये देखिए यहाँ से जब ये पूरा चला तो कितना चला, यानी कि यहाँ से चला और यहाँ ही पहुँच गया, यानी कि ये 12 मिनट चला टोटल, यानी कि 12 मिनट कह सकते हैं, या फिर बड़ी वाली सुई जो है पूरा चला। ठीक है, तो घंटा वाली सुई क्या होगी कि यहाँ से सिर्फ यहाँ घस के ही 12 से कहाँ जाएगा? 1 पे जाएगा। जब मिनट वाला सुई जो है ये पूरा नचेगा, 12 से स्टार्ट करके 12 पे आएगा, यानी कि टोटल 60 मिनट जाएगा, तो घंटा का सुई कितना बढ़ेगा? 1 घंटा बढ़ेगा, यानी कि घंटा जब 12 पड़े रहा होगा तो वो कहाँ आ गया होगा? 1 पे आएगा। या फिर ये फिर 12 जब घूमेगा तो ये फिर 1 से कहाँ जाएगा? ये 2 पे जाएगा घंटा वाला सुई, यानी कि जब ये 1 घंटा चलेगा तो मिनट देखिए, ये अगर 1 घंटा चलेगा तो मिनट वाला सुई उतना देर में कितना 12 बार घूमेगा, यानी कि ये 12 5 60 मिनट जाएगा। ये 1 घंटा चलेगा तो ये 12 5 60 मिनट जाएगा। इतना बात समझिए। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था कि गतियों का अनुपात, यानी कि ये 1 जाएगा तो उतना देर में ये टोटल 12 नचेगा। ओके, तो 1 12 का होगा इसका राइट आंसर। ये देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पे से अगर यहाँ से अगर चलेगा तो ये पूरा नचेगा तब ना 1 घंटा होगा, तो मिनट का सुई पूरा नचेगा यानी कि 12 तक नचेगा तब 1 घंटा होगा, तो यानी कि 1 घंटा और रेशियो 12 का। ओके आगे देखिए 35, 4 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 25 वर्ष थी। किसका किसका? A प्लस B प्लस C औसत आयु दे रखा है। ठीक है, 25 वर्ष। तो इसको अगर योग्य करेंगे तो 3 गो है, तीनों को से गुना करना होगा, यानी कि योग्य कितना हो गया? 25 3 75 साल। ठीक है, 5 वर्ष पहले, ये कब की बात था? ये देखिए ये कब की बात था? ये 4 वर्ष पहले था, 4 ईयर ये पहले था, यानी कि माइनस में था। ठीक है, अब कहता है कि दूसरे की जो 5 वर्ष पहले, दूसरा कोई था जो 5 वर्ष पहले B और C की औसत आयु, B प्लस C की औसत आयु कितना था? 20 वर्ष। यानी कि योग्य की बात करेंगे तो BC का ये क्या है? योग्य है, मतलब ये औसत है। योग्य में करेंगे तो BC 2 है तो 2 से गुना करेंगे, यानी कि 20 दूना 40 साल। ठीक है, तो A की वर्तमान आयु बताना है। अब हमको वर्तमान का पूछा है तो ये 4 साल पहले की आयु, इसको वर्तमान में लाने के लिए तीनों में 4-4 साल ऐड करना होगा। ठीक है, ये क्या है? ये 4 साल पहले का है, वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा? 4-4 साल ऐड करना होगा। तीनों में 4-4 साल जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 साल। तीनों में 4-4 साल ऐड करेंगे तो 12 साल। और B और C की औसत आयु 20 साल है। ये कब की बात है? 5 वर्ष पहले की बात है, तो इसमें भी ऐड करना होगा 5 वर्ष, यानी कि इसमें 5 वर्ष इसमें 5 वर्ष, टोटल 10 वर्ष। यानी कि दोनों का अगर हम लोग जब निकालेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और 7 और 1 8, 87 साल का होगा ये तीनों का वर्तमान में, और इसका वर्तमान में हो जाएगा 50 साल। हमको पूछा A की वर्तमान आयु, अगर इसको घटाएंगे तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, बचेगा सिर्फ A। तो इधर जब घटा है तो इसके भी योग्य को घटाएंगे, मतलब कि जो भी योग्य है वर्तमान का, तो 87 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा? 37 साल। यानी कि A की वर्तमान आयु कितनी है? 37 साल, जो कि B नंबर है। ओके आगे देखिए 36, प्रश्न है 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है। ठीक है, पानी है और शेष क्या है? दूध है।
यानी कि पानी की मात्रा कितना है 10%। यदि पानी है तो दूध कितना होगा 90% होगा, टोटल 100 होता है। ठीक है, कहता है इनमें कितना पानी और डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% हो जाए। अगर दूध 50% होगा तो पानी भी 50% होगा। ठीक है, तो इसको अगर काट लेते 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0 से 1 0, ये 5 से 5, यानी कि यहाँ 1:1 हो जाएगा नया। ठीक है, अब कहता है कि टोटल कितना लीटर का मिश्रण था 100 लीटर का मिश्रण था, तो टोटल 100 लीटर। 9 और 1 10। ठीक है, तो डिवाइड बाई 10, यानी कि 1 0 से 1 0, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 लीटर। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना निकल गया 10 लीटर। अब देखिए कि क्या कर रहा है कि इसमें कितना पानी डाले, डाल क्या रहा है पानी, तो दूध हमारा क्या होगा बराबर होगा। डालेगा पानी तो दूध तो 10 का 10 रहेगा, जो पहले वाले लीटर में मिश्रण में दूध था उतना ही दूध बाद में भी होना चाहिए, क्योंकि डाल क्या रहा है पानी। तो यहाँ पे दूध है 9, यहाँ पे है 1, तो दूध को बराबर करेंगे तो ऊपर में 1 से गुना, नीचे में 9 से गुना। ठीक है, यानी कि अब नया रेशियो जो होगा दूध और मिल्क और वाटर का, वाटर और मिल्क का। ठीक है, यानी कि देखिए 1 से इसमें करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, और 9 को 1 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। जब इसमें करेंगे 9 को 1 से तो ये 9 हो जाएगा, और इसमें करेंगे 9 को 1 से तो 9 हो जाएगा, यानी कि मिल्क हमारा जो है बराबर हो गया। अब देखिए कि वाटर पहले 1 यूनिट था, अब कितना हो गया 9 यूनिट हो गया। वाटर पहले 1 यूनिट था, अब हो गया 9 यूनिट। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसमें बढ़ा है, तो क्या यूनिट बढ़ा है, तो 1 से 9 हुआ, यानी कि 8 यूनिट बढ़ा। और 1 यूनिट का मान कितना निकाले हैं 10 लीटर, तो गुना 10, यानी कि 10 × 8 = 80 लीटर। ऑप्शन में देखिए 80 लीटर, डी नंबर। ओके, अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, अगर इतना ना समझ में आया हो तो दूसरा तरीका देखिए क्या है। कहता क्या है कि वाटर और मिल्क है, कितना के अनुपात में था 10:9 के, यानी कि 1:9 हो जाएगा काटने के बाद। टोटल 100 लीटर था, तो 9 1 10, यानी कि 1 0 से 1 0, यानी कि 10, उसमें 10 लीटर पानी था, तो उसमें 90 लीटर क्या था दूध था। ठीक है, अब कहता है पानी डाला जाए, तो देखिए कि 10 इसके साथ x लगा लीजिएगा। ठीक है, नहीं x नहीं लगाइए। ठीक है, 10 लीटर क्या है वाटर है, तो वाटर में हम मान लेते हैं कि x लीटर और पानी डाल दिए। ठीक है, वाटर में x लीटर और पानी डाल दिए, मिल्क जितना था उतना ही रहेगा। अब जो नया रेशियो है वो क्या हो जाता है 50-50, यानी कि 50-50, तो 50/50, ये कटेगा तो एक ही बात। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 को x से करेंगे तो 10x = 9। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 क्यों लिखे हैं, यहाँ पे 90 लीटर टोटल था ना, तो डिवाइड बाई 90 लीटर होगा। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो ये 90। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में है तो x निकालेंगे तो ये 10 इधर आएगा, 90 में से 10 जाएगा तो 80 लीटर, यानी कि कितना लीटर पानी डाला गया है, x क्या माने थे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी डाला जा रहा है। ठीक है, तो 80 लीटर। आगे 37, यदि ए की आय 20 से 40% कम है, ए की आय 20 से 40% कम, इसका मतलब ये 100 है तो ये 40 कम कितना है 60 है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए से कितना अधिक है, तो देखिए अधिक कितना है, ए से ये कितना अधिक है 40 अधिक है, किससे, तो ए से। ए का कितना 60 × 100, 1 0 से 1 0, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, 200 2 × 100 200/3, यानी कितना हो जाएगा 66.2/3%। देख लीजिए सी नंबर। आगे 38, देखिए A:B दे रखा है, तो A:B और फिर क्या है C भी है, तो रेशियो C भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए AB दे रखा है 7 9, तो यहाँ A 7 और B की जगह पे 9। यहाँ BC 15 7 दे रखा है, तो B के नीचे लिखेंगे B, और फिर C कितना दे रखा है 7। बस इसी रेशियो को सॉल्व कीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये वाला उठाकर इधर डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये वाला उठाकर इधर डाल दीजिए। 15 7 होता है 105, 15 9 135 और 9 7 63। हमको बताना है A:C, तो A:C, A का वैल्यू है 105 और C का वैल्यू है 63। 21 3 63, 21 5 105, तो कितना हो जाएगा 5 3, बी नंबर। ठीक है, देखिए रूल 2, दूसरा तरीका देखिए, सॉरी ये पहला है, दूसरा देखिए क्या है कि जब भी आपको AC पूछे, ठीक है, क्या पूछे AC बीच वाला गायब हो जाए, तो क्या कीजिएगा A/B × B/C। ठीक है, A/B जो भी डाटा दे रखा है उसका A/B फिर B/C। तो देखिए A का वैल्यू कितना दे रखा है 7, B का वैल्यू कितना है 9 × में, यहाँ से ये डायरेक्ट निकल जाएगा A:C। ठीक है, इंटू में
फिर b/c, b कितना है 15/7, 7 से 7, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, यानी कि 5/3, 5/3 का मतलब क्या हो जाएगा 5:3। ठीक है, तो समझ गए होंगे दूसरा तरीका। चलिए आगे देखिए 39, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उसका अंतर 105 है, तो उन संख्याओं का योग्य बताना है। दो को संख्या एक संख्या का रेशियो जो दे रखा है 10:7 है, ठीक है, उनका अंतर, तो रेशियो में देखिए अंतर कितना का है, तो 3 यूनिट का अंतर है। 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 यूनिट, और अंतर दे रखा है 105 का, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, तो 1 यूनिट का मान हो गया 35 यूनिट, तो उनका योग्य बताना है। तो दोनों को जोड़िए, 10:7 कितना हो जाएगा 17, और 1 यूनिट का मान है 35, तो 35 गुना 17, 17 पचे 85 के 5, 17 तिहाई 51, और 8 51 8 59, यानी कि 595 ए नंबर। ओके आगे 41, किसी धनराशि के 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, क्रमशः 500 रुपया 520 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको दे रखा है क्या, एसआई कितना दे रखा है 500, और सीआई कितना दे रखा है 520। अब ये दोनों जो है 2 साल का ब्याज है, तो हम लोग एसआई को लेकर चलेंगे, 2 साल का ब्याज है तो 2 से भाग करेंगे तो 1 साल का हमको ब्याज पता चल जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 500, यानी कि 250। तो ये 1 साल का 250 रुपया है, तो अगले साल भी 250 रुपया लगेगा, क्योंकि 2 साल का ब्याज 500 रुपया, तो 1 साल का ब्याज 250, तो 250 250 500, समय भी 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष। लेकिन सीआई क्या कर रहा है कि 520 हो गया, यहाँ जोड़ने पे 250 250 500 हो रहा है, और 520 रुपया जो है कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा जो ये 20 रुपया आया, ये किस पे ब्याज आया होगा, तो ऊपर वाले जो मूलधन है इस पे ब्याज आया होगा। ठीक है, तो ये जो निकलेगा ये सीआई हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़िएगा तो ये सीआई हो जाएगा 520 के बराबर, और इधर वाले को जोड़िएगा तो ऐसा ही होगा। हमसे पूछा है ब्याज, तो ब्याज प्रतिशत बराबर क्या होता है, दर प्रतिशत ब्याज गुना 100। अब देखिए कि 250 पे 20 रुपया का ब्याज है, तो ब्याज कितना है 20 गुना 100, अब बट्टा मूलधन ऊपर वाला होगा 250, 1 0 से 1 0, 25 चौका 100, तो 4 दूना 8%। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे 42 देखिए क्या कहता है, एक वृत्त का व्यासार्ध √2 सेंटीमीटर, व्यासार्ध मतलब क्या, त्रिज्या है। ठीक है, ये लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लैंग्वेज लिख दे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, त्रिज्या है ये। ओके, 2 सेंटीमीटर लंबी जीवा से वृत्त को 2 खंडों में बराबर बांटा गया। 2 खंडों में कोण का जो छोटा कोण है वो बताना है। तो देखिए एक पहले सर्किल बनाइए, क्योंकि ये वृत्त का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और त्रिज्या जो है √2 सेंटीमीटर, और कहता है 2 सेंटीमीटर लंबी जीवा से वृत्त को 2 खंडों में बांटा गया। 2 सेंटीमीटर लंबी जो 2 जीवा है, ठीक है, ये जीवा की लंबाई है, इसको 2 भागों में बांटा गया एक लंबी जीवा से। ठीक है, लंबी जीवा से वृत्त को 2 खंडों में बांटा गया, तो ये जो 2 सेंटीमीटर का था तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये मिडिल पॉइंट है, तो इसको अगर हम लोग, ये त्रिज्या हो जाएगा तो ये भी त्रिज्या होगा। त्रिज्या दे रखा है √2, ये भी दे रखा है √2। हमसे पूछा गया है कि ये जो टोटल एंगल है ये कितने डिग्री का है। ठीक है, छोटा खंड को में कोण है वो कितने डिग्री का है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ये तो आपको पता होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है कर्ण। ठीक है, तो हम लोग ये भुजा निकाल सकते हैं। तो देखिए कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग लंब निकालेंगे तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण लंब नहीं पता है तो एल स्क्वायर बराबर कर्ण कितना दे रखा है √2 का स्क्वायर होगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से लंब निकालेंगे 2 में से 1 जाएगा 1, 1 का रूट 1 ही रहेगा, यानी कि लंब कितना निकल गया 1। ये वाला जो लाइन हो गया ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, इतना तक समझ गया। अब हमको देखना है कि देखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, हमको ये बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर आप थीटा का वैल्यू लगा सकते हैं, किसको, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, ये थीटा अगर मान लेते हैं तो देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे अगर थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा लगा लेते हैं डायरेक्ट। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब
बट्टा कर्ण, ये कर्ण होगा, लंब 1 कर्ण कितना हो जाएगा √2, लंब 1 √2, यानी कि थीटा कितना का वैल्यू में होता है साइन 1/2 यानी कि 45 में, तो साइन थीटा बराबर इधर लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। देखिए अब एंगल को कंपेयर करेंगे तो साइन साइन कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री, यानी कि इतना जो होगा 45 डिग्री, तो इधर भी अगर निकालिएगा तो सेम चीज़ है, तो ये भी होगा 45 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल मिलकर कितना हो जाएगा, एंगल ये और एंगल ये टोटल 45 + 45, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन। नहीं है तो डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ 105 है, यहाँ 150 है, 270 है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। 43 देखिए, प्रश्न है एक समचतुर्भुज की भुजाओं का योग 100 सेंटीमीटर और इसका एक कर्ण 40 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होंगे। तो देखिए समचतुर्भुज की भुजाओं दे रखा है, तो परिमाप क्या क्या होता है, सूत्र 4a, समचतुर्भुज के परिमाप यानी कि भुजाओं का योग 4 × a बराबर दे रखा है 100 सेंटीमीटर, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको दे रखा है कि उसका एक विकर्ण, तो समचतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, और इस प्रकार का इसका ये विकर्ण दे रखा है, ये कितना है टोटल 40 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो उसका दूसरा विकर्ण हमको निकालना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 × विकर्णों का गुणनफल। यही होता है फॉर्मूला। ओके, अब देखिए कि हमने भुजा निकाल लिया 25, तो ये जब होता है ना, इसको जो है दोनों विकर्ण जो है ना 90 डिग्री पे कट करती है। ठीक है, और बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि ये टोटल अगर 40 है, ये टोटल 40 है, तो ये 20 होगा इतना, और यहाँ से यहाँ तक का ये 20 होगा। ओके, तो आपको ये पता है, ठीक है, ये पता है, अगर आपको ये निकालना है तो आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण। ठीक है, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए था, 3 4 5। ठीक है, 5 का 5 गुना, देखिए ये दिख रहा क्या, ये कर्ण है। ठीक है, इसके लिए इस ट्रायंगल में इसके लिए कर्ण है, कर्ण का ये 5 का 5 गुना 25, ये वाली भुजा जो है 4 का 5 गुना है तो 20, तो ये 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा 15, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये कितना निकल कर आएगा 15, और ये जो है जस्ट इसको 2 भागों में बांटती है, तो इतना अगर 15 है तो ऊपर वाला भी क्या होगा 15 होगा। ओके, तो विकर्ण निकल गया, तो सूत्र क्या होता है 1/2 × विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण टोटल 40 दे रखा था, और दूसरा विकर्ण जो है यहाँ से यहाँ तक का 15, और ये 15 कितना हो जाएगा 30, 2 से ये कटेगा 20 बार में, 30 गुना में 20 कितना होता है 600, यानी कि राइट आंसर 600, डी नंबर। ओके, चलिए आगे देखिए 76। अब सीधा आते हैं। ठीक है, एक फूड चेन कंपनी 2 जोन के पिछले 5 वर्षों के लाभों की तुलना करती है, नीचे के लाइन चार्ट में इसे दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए जोन 1 को किससे दर्शाया गया है, ये ब्लैक कलर के, ठीक है, लाइन से, और जोन B2 को किससे दर्शाया गया है, डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो कहता क्या है कि 2010 में ये जो डॉटेड लाइन है 20% था, और ये 2011 में जो आ गया है 30% आ गया है, फिर 2012 में ये जो है 30% रहा है, लेकिन 2013 में फिर वृद्धि हुई है, 2014 में ये सेम रहा है, 2015 में ये सेम रहा है। ठीक है, कौन, जोन 2। अब जोन 1 के बारे में देखेंगे तो जोन 1 जो है 2010 में कहाँ था, 30% के लाभ से था, लेकिन 2011 में इसका लाभ घट के 20 पे आ गया, 2012 में फिर लाभ बढ़ा, 2013 में लाभ जस का तस रहा, 2014 में यहाँ से लाभ बढ़ा, फिर 2015 में यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, अब प्रश्न में देखिए कि क्या पूछा है आपसे कि विकल्पों से कौन से चार्ट में दी गई सूचना को श्रेष्ठतम चित्रित करता है, यानी कि अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है और मिलान करना है कि कौन सा जो है फॉलो करता है चार्ट से। पिछले के वर्ष में लाभ में लगातार कमी हो रही है, पिछले के वर्ष में लाभ में लगातार कमी हो रही है, कहने का मतलब है कि दोनों में से देखिए पिछला जो है इसका लाभ था, अभी 2010 है, लाभ कितना था 30%, आगे जो है इसका घट गया, लेकिन उसके आगे क्या है बढ़ते जा रहा है, कमी तो नहीं हो रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है कि पिछले वर्ष के में लाभ लगातार कमी हो रही है। ऐसा कोई ग्राफ नहीं है कि जो नीचे की ओर आए, नीचे की ओर नहीं आएगा तो लाभ जो है घटेगा ही नहीं। ठीक है,
दूसरा देखिए, जोन 1 और जोन 2 में लाभ में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जोन 1 में यहाँ था तो ये थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन लाभ यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा। जोन 2 का देखिएगा तो यहाँ से ये उठा, फिर यहाँ बराबर ही था, फिर बढ़ा और उसके बाद बराबर गया। क्या कह रहा था प्रश्न कि 1 और 2 में लाभ में कोई वृद्धि नहीं हुई। ऐसा कोई लग रहा है कि वृद्धि नहीं हुई है, सीधी रेखा है, ऐसा तो नहीं है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है। तीसरा कहता है कि जोन 1 की तुलना में जोन 2 में काफ़ी वृद्धि हुई है। जोन 1 की तुलना में जोन 2 में काफ़ी वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है। देखिए, जोन 1 कहाँ है, यहाँ गया और ये जो है वृद्धि यहाँ से आकर सबसे ऊपर गया है। इसका मतलब है कि जोन 1 जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, तब ना जोन 2 से ऊपर है। इसमें कहता है कि जोन 2 में काफ़ी वृद्धि हुई। जोन 2 में अगर वृद्धि होता है तो इससे ये ऊपर रहता है, ये जो कि नीचे है। ठीक है। पिछले डी नंबर ऑप्शन है, पिछले 3 वर्षों में जोन 2 में लाभ प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पिछले 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 वर्ष में देखिए जोन 2 का लाभ में देखिए यहाँ से ये क्या है, कोई वृद्धि नहीं हुई है। सही बात है कि यहाँ से जो ग्राफ है सीधी लाइन का है, जो कि कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो डी नंबर ऑप्शन ऐसा जो है कि ग्राफ को फॉलो करता है। चलिए आगे 82 देखिए, 8 प्रेक्षणों का माध्य 10 है। 8 को कोई प्रेक्षण हुआ, उसका माध्य 10 है, तो योग्यफल कितना हो जाएगा। माध्य मतलब औसत होता है। ठीक है। योग्यफल हो जाएगा 80। कहता है 3 और प्रेक्षण जोड़ा जाता है तो नया माध्य 12 हो जाता है। पहले 8 को संख्या था, 3 को और जोड़ दिया तो 11 को हो जाएगा, तो औसत कितना हो जाता है 12। 12 गुना 11 कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, 132। तो 3 नए प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा ये बताना है। तो 8 में से 11 घटाएंगे तो 3 निकलेगा और तीनों का एवरेज कितना आएगा, मतलब योग्य कितना आएगा, इधर घटाएंगे तो 20 और 30 50 और 2 52। हमको इसका एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग्य। योग्य टोटल 52 है, अब बट्टा संख्या 3 से डिवाइड कीजिएगा, 17 51.33 ही आएगा, जो कि आपका सी नंबर है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। 83, 13, 11, 14, 16, 15, 17, 13, 18, 11, 14 डाटा का रेंज ज्ञात करना है। रेंज क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या होगी 100, यानी कि सबसे बड़ी संख्या इसमें से देखिए और सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए, वो आपका रेंज हो जाएगा। तो देखिए 13, 11, 14, 16, 15, 17, 13, 18, 18 जो है सबसे बड़ी संख्या हमको दिख रहा है, तो 18 माइनस सबसे छोटी संख्या हमको 11 दिख रहा है, तो माइनस 11। 18 में से 11 जाएगा तो 7, यानी कि रेंज क्या होता है, यही बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। आगे अगर इस पे प्रॉपरली वीडियो आपको देखनी है तो आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो के लिस्ट में आपको माध्य माध्यिका बहुलक मैंने बताया था, वहाँ पे सभी को चर्चा किए थे। आगे बढ़ेंगे, चलिए 85 प्रश्न है 1/1 + tan स्क्वायर थीटा + 1/1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो देखिए आपको मैंने ट्रिपलेट बताया था 3 4 5 का, बस उसी का रूल करना है। ये बड़ी भुजा है, ये कर्ण होगा हाइपोटेनस। ये अगर आधार मानते हैं बेस, तो इसको मानना होगा लंब। ठीक है। चलिए तो 1/1 + tan थीटा बराबर क्या होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, लंब बट्टा आधार। क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस कॉट जैसे हिस्ट्री का अपोजिट होगा तो 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 1/3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 एकम 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 25, 16 और 9, 16 4 20 और 20, 16 4 20 और 5 25। अब बट्टा में 4 है, 4 का स्क्वायर 16 पलटी मारकर ऊपर चला जाएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 चौका 16, 16 9 25, तो ऊपर में 9 जाएगा, नीचे में 25 आएगा। ओके, 25 का एलसीएम लेंगे तो 25, 16 9 ऊपर में 25, 25 से 25 कटेगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा 1, सी नंबर। ठीक है। आगे देखिए 86 cos थीटा = 3/5। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कर्ण। ठीक है। अब देखिए ट्रिपलेट मैंने लिखवाया था 3 4 5, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो आपको सबसे बड़ी भुजा यहाँ कर्ण है। ठीक है। ये हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ आधार माना है 3 को, यानी कि ये बेस माना है, तो इसको आपको क्या लेकर चलना होगा, लंब। ठीक है।
तो हो गया। अब जो भी आपसे पूछा है उसको पुट कर दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बट्टा में 2 टेन थीटा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, माइनस कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 4 और आधार कितना है लंब बट्टा आधार, लेकिन यहाँ कॉट है तो कॉट उल्टा हो जाएगा, आधार बट्टा लंब होगा, आधार 3 है, ठीक है, आधार 3 है तो लंब कितना है 4, यहाँ उल्टा होगा, कॉट उल्टा होता है, ठीक है, 2 इंटू टेन थीटा, टेन क्या होता है कॉट का उल्टा, कॉट 3/4 होती है, यहाँ 4/3 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, 5 और 4 कैल्शियम 20, 5 चौका तो 4 चौका 16 माइनस 4 5 है तो 5 तिहाई 15 और यहाँ पे 4 दूना 8/3 तो 8 3 ऊपर जाएगा 8 नीचे रहेगा। ओके 15 में 16 में से 15 जाएगा 1, 3 को 1 से 3 और 8 दूना 16 160, 3/160 सी नंबर। ओके आगे देखिए 89 से 91 नंबर प्रश्न है, 89 to 91, ठीक है। प्रश्न कहता है क्या, ये जो प्रश्न है ऐसे तो आता है रीजनिंग में, ठीक है, तो यहीं पे भी देख लेते हैं, ठीक है। 60 विद्यार्थियों के समूह में 25 क्रिकेट खेलते हैं, 30 फुटबॉल खेलते हैं, 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, 10 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, 5 और 5 तीनों खेल खेलते हैं, कितने, चलिए पहले तो फिगर बनेगा, ठीक है, तो 3 ठो फिगर बनाइएगा, ठीक है, वृत्त के आकार का फिगर बनाइएगा इस प्रकार से, दूसरा बनाइएगा इस प्रकार से, ठीक है, और तीसरा जो बनेगा ये इस प्रकार से, ठीक है, ये 3 निकल गया। 25 क्रिकेट खेलता है तो इसको मान लेते हैं कि ये जो है ये क्रिकेट का है, ठीक है, क्रिकेट, इसमें टोटल 25 को है खेलने वाला है, 30 को फुटबॉल है, फुट लिख देते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा, फुटबॉल में 30 खेलने वाला है, 24 वॉलीबॉल है, इसको मान लेते हैं ये वॉलीबॉल खेलने वाला है, ये कितना है 25 गो है, सॉरी 24 गो है। अब क्या कहता है कि 10 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है, 10 गो जो है ये 10 गो, यानी कि ये क्रिकेट भी खेल रहा है और वॉलीबॉल भी खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट भी खेल रहा है और वॉलीबॉल खेल रहा है, तो ये और ये दोनों खेल रहा है, ठीक है, टोटल 10 गो है, ठीक है, तो ये 5 इधर हो जाएगा 5 इधर हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 10, खेलने वाला की संख्या क्या हो जाएगा 10। फिर क्या कहता है 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल भी खेलता है, 9 जो है क्रिकेट और वॉलीबॉल भी खेलता है, क्रिकेट, तो क्रिकेट में देखिए कि यहाँ पे ये 5 जो है खेल रहा है और वॉलीबॉल वाला ये है, तो ठीक है, ये वॉलीबॉल वाला है तो ये 4 लिखेंगे तब नहीं, ये तीनों मिलकर 5 4 9 हो जाएगा। देखिए ये क्रिकेट का डायग्राम 5 और ये वॉलीबॉल का डायग्राम 4, यानी कि 5 4 9। ओके फिर कहता क्या है कि 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 12 जो है वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, वॉलीबॉल इधर और फुटबॉल इधर, यानी कि वॉलीबॉल में यहाँ पे देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये 5 इधर खेल रहा है तो 7 और जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि ये जो खेलने वाला हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 तीनों खेल खेलते हैं, 5 जो है तीनों खेल खेलते हैं, तो तीनों में जो कॉमन होगा सो आपका 5 खेल खेलता है, ये देख लीजिएगा, ठीक है, यहीं से ये 5 निकला है, तो 5 तीनों में जो कॉमन होगा, तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है ये तीनों में कॉमन है, तो ये तीनों खेल खेलता है तो यही 5 है, ठीक है, 10 में से 5 घटाकर यहाँ 5 लिखे, इस प्रकार से भी आप समझ सकते थे। फिर 9 जो है ये 5 4 9, फिर लास्ट में 12 जो है तो 5 7 12, यानी कि ये बीच में 5 डाल दीजिए, घटा घटा कर लिख दीजिए। ओके तो इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि टोटल ये 25 था, 25 में से ये वाला डायग्राम में कितना आ गया, तो देखिए 5 4 9 9 5 14, 25 में से ये 14 तो इतना ये डायग्राम में आ गया, यानी कि ये कितना बचा, इधर जो ये बचा ये 11 बचा। ओके यानी कि फुटबॉल जो सिर्फ फुटबॉल खेलने वाला 11 है। अब इधर की इस वाले डायग्राम में देखिए कितना है, ये वाला डायग्राम 7 5 5 10 7 17, टोटल 30 गो में से 17 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 13 गो, ठीक है, ये 13 गो। अब इधर देखिए 7 5 12 4 16, 5 4 9 7 16, यानी कि इतना ये 16 हो गया, तो 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया 8। अब हमसे क्या पूछा है ये हम लोग देखेंगे प्रश्न से 89
कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट केवल, तो देखिए केवल क्रिकेट का ये आएगा, ठीक है, केवल क्रिकेट यानी कि कितना हो जाएगा 11। केवल क्रिकेट वाला कितना हो जाएगा 11 वो। अब देखिए आगे 90। कितने विद्यार्थी इनमें से कोई खेल नहीं खेलता है? तो कोई खेल नहीं खेलता है हमको वो वाला बताना है। तो देखिए हम लोग अगर कोई एक भी लेकर चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझिएगा थोड़ा सा प्रश्न, ठीक है। कोई एक, देखिए कहता है कि इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलता है, मतलब कि वो कोई नहीं खेलता है। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए टोटल विद्यार्थी कितना था? तो टोटल 60 विद्यार्थी था। टोटल स्टूडेंट कितना था? 60 स्टूडेंट था। अब हमको निकालना है कि जो नहीं खेलता है। तो आप किसी भी डायग्राम को लेकर चल सकते हैं, ये डायग्राम या ये। तो देखिए यहाँ पे अगर ये डायग्राम लेकर चल रहे हैं हम, तो इसमें कितना खेलने वाला है, ये टोटल डायग्राम में कितना खेलने वाला है? तो टोटल 24 खेलने वाला है, ठीक है। और अगल और में कितना खेलने वाला है? इसमें 11 खेलने वाला है, इसमें 13 खेलने वाला है। 11 और 13 कितना हो जाएगा? जोड़िएगा तो 13 और 1 14, 10 24 10 34, ठीक है, इतना ही ना होगा। देखिए फिर से ये वाले गोले में कितना हो गया? टोटल 24 ठो, ठीक है। और अदर जो बचा इस गोले के बाद जो बचा, तो इस गोले के बाद में अच्छा 11 है, यहाँ 13 और ये बीच में एक 5 भी बच रहा है, यानी कि 13 और प्लस 5, ठीक है। इस सब को जोड़कर घटा दीजिए तो जो निकलेगा वो नहीं खेलने वाला हो जाएगा। 24 10 34, 3 37 और 10 47 और 5 कितना हो जाएगा? 47 और 5 और 3 8, 4 12, देखिए 11 13, देखिए अब फिर 13 छूट गया, 13 लिखा है, 5 लिखा है, 11 इसमें रह गया, तो 11 और ऐड करना होगा, ठीक है। यानी कि 60 माइनस 4 3 7 5 12 1 13 2 1 3 3 और 1 4 और 1 हासिल था तो 5, यानी कि घटाइएगा 60 में से 53 तो 7 आ जाएगा। यानी कि नहीं खेलने वाला कै गो लड़का है? 7 गो। देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर। अब देखिए कि 91 नंबर आपको क्या कहता है कि कितने विद्यार्थी हैं जो केवल 2 खेल खेलते हैं? तो 2 खेल खेलने वाला हमको बताना है कि कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए काउंटिंग कर लीजिए, केवल 2 खेल खेलने वाला, ठीक है। तो ये देखिए अब डायग्राम तीनों में नहीं देखना है, सिर्फ 2 ही वाले में जो मिलता जुलता हो। तो देखिए एक खेल जो है ये 7 खेल रहा है, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये 7 खेल रहा है, ये 4 खेल रहा है और ये 5 खेल रहा है, दोनों खेल, ठीक है। लेकिन ये जो बीच वाला ये तीनों खेल रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। 7 4 5 ये 2 खेल खेल रहा है, क्योंकि इसमें और इसमें कॉमन है, ये इसमें और इसमें कॉमन है, ये इसमें और इसमें कॉमन है, ये यानी कि 7 4 11 5 16। तो टोटल कितना है 2 खेल खेलने वाला? 16, डी नंबर। ओके, आई होप कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।